नमस्कार, जोहार। आइए आज हम आरंभ करते हैं 1947 से राज्य में आर्थिक विकास। झारखंड में क्या 1947 से विकास हुआ, इससे हम लोग अभी 190 प्रश्न करेंगे और इसके तहत हम लोग देखेंगे भूगर्भिक संरचना देखेंगे, जलवायु देखेंगे और नदी देखेंगे, बांध देखेंगे, जलप्रपात देखेंगे, जलप्रपात और झील देखेंगे। आइए आरंभ करते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे नदी घाटी देखेंगे, मिट्टी देखेंगे, खान खनिज देखेंगे और परिवहन देखेंगे। आइए आरंभ करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 2158 से कितना के बीच है? तो उत्तरी गोलार्ध में कितना है झारखंड का विस्तार? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट है, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 79,716 भी वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो झारखंड सीमा 5 राज्यों से लगती है। ये बोलता है झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है? झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है? तो अभी नक्शा बना दे देते हैं। तो ये मान लीजिए झारखंड है, इधर उड़ीसा लगता है, इधर पश्चिम बंगाल लगता है, इधर छत्तीसगढ़, ऊपर में बिहार लगता है और यहाँ पर आपका गढ़वा है और ये यूपी से सटता है। ठीक है। इधर दक्षिण में 4 जिला, पूर्व में 10 जिला, उत्तर में 10 जिला और पश्चिम में 4 जिला और एक उत्तर प्रदेश से सटता है मात्र 1 जिला गढ़वा। वो जगह झारखंड का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश से सटता है? तो उत्तर प्रदेश से गढ़वा सटता है। नेक्स्ट है, कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया? अविभाजित झारखंड वाले बिहार में शामिल कब कर लिया गया था? तो 1948 में ही शामिल कर लिया गया था। अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 1,74,038 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? झारखंड की भौगोलिक विशेषता क्या नहीं है? झारखंड इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है। झारखंड की भूगर्भिक संरचना क्या जटिल है? स्थलाकृति विषम है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनाच्छादित है। हाँ, कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? 29.62% अभी। ठीक है। और यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ये जो क्षेत्र है कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल नहीं है क्योंकि पहाड़ पठारी क्षेत्र है झारखंड। नेक्स्ट है, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? झारखंड के अधिकतर भाग की जो ऊंचाई है लगभग 300 मीटर है। अब यहाँ से आरंभ करते हैं हम लोग भूगर्भिक संरचना से। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? झारखंड में किस क्रम की चट्टान नहीं पाया जाता है? तो कुड़प्पा क्रम के चट्टान झारखंड में नहीं पाया जाता है। गोंडवाना, बिंद और आर्कियन का पाया जाता है। आर्कियन सबसे अधिक है और गोंडवाना में तो कोयला वगैरह क्षेत्र पाया जाता है। बिंदियन आपका इधर गढ़वा वाला क्षेत्र में पाया जाता है, सोन नदी वाला क्षेत्र में। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण किस युग की प्राचीनतम सेलों अथवा चट्टानों से हुआ है? तो आर्कियन के हुआ है। सबसे बताया आर्कियन ज़्यादा है। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है? झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है? तो गोंडवाना से कोयला प्राप्त होता है क्योंकि भ्रंश में दामोदर और बिंद आपका सोन नदी भ्रंश घाटी का निर्माण किया। जितना पेड़ पौधा हुआ सब नीचे चला गया और कोयला का निर्माण किया ही गोंडवाना क्षेत्र में ही हुआ। निम्न में से क्या झारखंड में बिंद युगीन चट्टानों से प्राप्त होता है? तो झारखंड में बिंद युगीन चट्टानों से क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर, रोहतास जो उधर का है भाग का है। झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानों
कहाँ पाया जाती है? झारखंड में धरवाड़ युगीन चट्टान जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। आर्कियन युग में क्या हुआ, जो अपरदन के कारण जो फैला उससे कोल्हान क्षेत्र में धरवाड़ युगीन चट्टानों का निर्माण हुआ, आर्कियन चट्टान से ही हुआ है। धरवाड़ युगीन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता? बोला धरवाड़ युगीन चट्टानों में से निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता? क्या नहीं प्राप्त होता है? तो बलुआ पत्थर प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? झारखंड में किस प्रकार की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? तो किस प्रकार के चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है झारखंड में? बोलता है झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? तो ये आग्नेय से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज का प्रधानता है? रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो यहाँ जो प्रधानता है वो है आपका चूना पत्थर का। चूना पत्थर का प्रधानता है। नेक्स्ट है, गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और किस घाटी क्षेत्र में है? दामोदर घाटी और किस घाटी क्षेत्र में है? तो जो ही है औरंगा के है। ठीक है, दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। भ्रंश क्षेत्र है तो कोयला का निर्माण हुआ। छोटा नागपुर पठार के किस भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? तो किस भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? तो यह बोलता है छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिमी भाग इधर वाला आपका हो गया, इधर गुमला लोहरदगा जो क्षेत्र है पाट क्षेत्र है, तो पश्चिमी में ये आ गया। झारखंड में किसकी अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ? झारखंड में किसकी अपर्दन क्रिया के खिलाफ फलस्वरूप क्या हुआ? बॉक्साइट का निक्षेप का निर्माण हुआ। तो लेटराइट के। क्या बोल रहा है? झारखंड में किसकी अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ? तो लेटराइट का। झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से क्या रहा? नीचा या ऊपर रहा? समुद्र तल से ऊपर रहा। बोल रहा है झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि झारखंड का जो क्षेत्र है हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा। झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत है? किस काल के पर्वत है? तो प्री कैम्ब्रियन के है। पूरा झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल की पर्वत है? तो प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वत है। जैसे बोल रहा है किस समूह के चट्टानों को मूलनाइस समूह कहा जाता है? मूलनाइस किस के चट्टानों को कहा जाता है? मूलनाइस ई आर्कियन के मूलनाइस कहा जाता है। बोल रहा है किस समूह की चट्टानों को मूलनाइस कहा जाता है? तो आर्कियन को। बोल रहा है बोला इसका कहना यहाँ पे कि कल्प की चट्टानों जीवाश्म रहित है। किस कल्प की जो चट्टान है जीवाश्म रहित होते हैं? तो जीवाश्म रहित किस कल्प की चट्टानों में होता है? तो आर्कियन में जीवाश्म रहित होता है। आर्कियन में, इसमें जीवाश्म नहीं होता है, लेकिन आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है कैम्ब्रियन पूर्व दिया हुआ है, लेकिन हमने सर्च किया तो आर्कियन में नहीं, जीवाश्म नहीं होता है। कोल्हान संघ को झारखंड के किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? कोल्हान संघ को झारखंड के किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? कोल्हान संघ को तो धारवाड़ श्रेणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि धारवाड़ क्षेत्र में कोल्हान पाया जाता है। नेक्स्ट है सेमरी श्रेणी किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? सेमरी श्रेणी किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो ये सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। सोन नदी कहाँ बहता है? ये
आपका गढ़वा वाला क्षेत्र में सोन नदी बहता है, ऐसे गढ़वा, और इधर आपका आ जाइएगा इधर साहेबगंज वाला क्षेत्र में इधर गंगा नदी बहता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की संरचना कब हुई? तो ऊपरी कार्बोनिफेरस से परिमैन कल्प में। बोलता है छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई? तो ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प में हुआ था। नेक्स्ट है पुराजीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ? पुराजीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ? तो दामोदर नदी का विस्तार हुआ। ऊपरी गोंडवाना में महादेश संघ तथा निचले स्तर में पंचायत श्रेणी है। ठीक है, ऊपरी गोंडवाना महादेश संघ तथा निचले स्तर में पंचायत संघ है, श्रेणी है। नेक्स्ट है दामोदर संघ 4 समूहों में विभाजित है, निम्न में से कौन सा इस समूह का अंग नहीं है? तो राजमहल नहीं है। ठीक है, राजमहल को कोयला नहीं मिलता है। नेक्स्ट है किस समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है? ज़्यादा कोयला प्रमुख क्षेत्र कौन सा है गोंडवाना क्षेत्र का? तो बराकर। एक बराकर कहाँ मिल जाता है? आपका दामोदर घाटी क्षेत्र में मिल जाता है, और दामोदर घाटी क्या है? कोयला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यह है क्रिस्टेशियस। मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है क्रिस्टेशियस। किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई? बोला किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई? तो नूतनजीवी महाकल्प में हुआ था। तो इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग में है? तो उत्तर पूर्वी भाग में है झारखंड भारत का, लेकिन प्रायद्वीपीय में क्या है? पूर्वी भाग में। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग में है झारखंड। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है? तो 1365 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फीट में पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? फीट में इसका हो जाएगा 4478 फीट हो जा रहा है, और इंच में अभी कीजिएगा तो 14.158 इंच होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर इतना में, और फीट में 4478 फीट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र कितना है? ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। उसके बाद है हजारीबाग और रांची का पठार, इसका जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है बाह्य या निम्न। बाह्य या निम्न, इसका जो ऊंचाई है वो 300 से 450 मीटर है। और लास्ट में है जो चारबासा का मैदान, ये है 150 मीटर की ऊंचाई पे है। 4 भाग हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? पाट की जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 3600 फीट है। ठीक है, फीट है मीटर में है आपका 900 से 1100। नेक्स्ट है पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो
कहाँ कहाँ पाट क्षेत्र का विस्तार है? आपका लोहरदगा, गुमला और लातेहार क्षेत्र में है और गढ़वा में आपका नहीं है। नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंदर आता है? पाट के क्षेत्र में आता है। लातेहार इसी में आता है। लातेहार, गुमला, लोहरदगा। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार किस मैदान का उदाहरण है? तो ये जो है किस मैदान का है? तो ये उत्थित संप्रदाय है। क्या? उत्थित संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। जो बोला छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार, हजारीबाग जो पठार है वो उत्थित क्या है? उत्थित संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। ठीक है, ये बता रांची के पठार के ऊपरी भाग को टांड और निचली भाग को क्या कहते हैं? दोन कहते हैं। जो रांची का जो पठार है ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? टांड कहते हैं और नीचे भाग को हम लोग दोन कहते हैं, गहना जैसे हम लोग बोलते हैं। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो हुंडरू जलप्रपात की यहाँ पे मीटर में पूछ दिया तो कितना मीटर में है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई? तो आपको सबको पता होगा कि हुंडरू का जो है ऊंचाई है फीट में 243 फीट है और ये मीटर में कर दिया है तो मीटर कितना होगा? तो 43 मीटर में बोला है। निकाल लीजिएगा इसका फुट का, कंफर्म हो लीजिएगा। नेक्स्ट है रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुआ? तो रांची का पठार और हजारीबाग का जो पठार है उसको जो है दामोदर नदी दो भागों में बांट देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितने फीट है? हजारीबाग का जो पठार है ऊंचाई कितना फीट है? तो 1000 फीट है। कितने फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है? बोलते हैं कितना फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है? तो 500 फीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बोल रहा है झारखंड का सबसे पश्चिम में ही है झारखंड का, और सबसे ऊंचा कौन क्षेत्र है? पाट क्षेत्र है। ठीक है, पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? पाट प्रदेश का जो विस्तार है किस जिले में नहीं है? पाट प्रदेश कहाँ कहाँ है? पाट प्रदेश तो आपका लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, लातेहार हो गया, इस सब पाट प्रदेश का क्षेत्र पाया जाता है। और पलामू और कुछ गढ़वा में भी पाया जाता है। तो कहाँ नहीं पाया जाता है वो देखते हैं। ये 4 ऑप्शन है, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, ये साहेबगंज क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? पारसनाथ की जो पहाड़ी है किसके अंतर्गत आती है? तो बाहरी छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत आता है, बाह्य निम्न के आता है ये। ठीक है, तो इसका जो ऊंचाई भी बताएं 1365 मीटर में है और फीट में 4478 में है। ठीक है, निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? किसका निर्माण लावा से हुआ है? तो राजमहल की पहाड़ी में लावा से हुआ है और वहाँ राजमहल क्षेत्र में क्या पाया जाता है? काली मिट्टी, इसी की वजह से पाया जाता है। राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? राजमहल की जो पहाड़ी है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संथाल परगना में है। नेक्स्ट है चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा, दक्षिण में कोल्हान और पूरब में ढालभूमि तथा पश्चिम में क्या है? ऐसा समझिए, नक्शा बना लीजिए। बोल रहा है उत्तर में दलमा हो गया उत्तर में, दक्षिण में कोल्हान हो गया, ठीक है, पूरब में ढालभूमि हो गया और तो पश्चिम में इधर क्या पड़ेगा? तो इधर सारंडा पड़ता है। ठीक है, और एक इधर भी पड़ता है एक क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग झारखंड की जलवायु। आरंभ करते हैं झारखंड की जलवायु।
झारखंड में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? ऋतु कितना पाया जाता है? तो 3 प्रकार पाया जाता है, ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? नेतरहाट में होता है, लातेहार में है नेतरहाट। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है बताइए? लातेहार के अंतर्गत आता है। अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? तो झारखंड में कितना जलवायु प्रदेश है? 7 जलवायु प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलता है? ये जो मिलता है आपको पूर्वी संथाल परगना में मिलता है। क्या मिलता है? पूर्वी संथाल परगना में मिलता है। डेल्टाई जो मिट्टी होता है झारखंड में, डेल्टाई प्रभाव वाला जो जलवायु है, डेल्टाई प्रभाव का जो जलवायु है वो आपका पूर्वी संथाल में मिलता है, संथाल परगना क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? बोल रहा है झारखंड का कौन सा जिला है जो उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो गुमला नहीं आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो मध्यवर्ती के अंतर्गत कौन सा आता है? धनबाद आता है। और पश्चिमी दुमका भी क्षेत्र आता है। ठीक है, यहाँ पूर्वी सिंहभूम नदिया पश्चिमी दुमका क्षेत्र आता है और यहाँ दक्षिणी चतरा भी आता है आपका मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र में। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ता है? जमशेदपुर में पड़ता है, क्यों? उद्योग के कारण वहाँ होता है, औद्योगिकरण की वजह से। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना मिलीमीटर है? हम लोग सभी जानते हैं 144 सेंटीमीटर वर्षा है। यहाँ पे मिलीमीटर में पूछ दिया तो मिलीमीटर कितना है? तो 1200 मिलीमीटर है। नेक्स्ट है, झारखंड का कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर अनुमानित है? झारखंड का कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर अनुमानित है? तो 26,750 है। ठीक है, झारखंड का कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर अनुमानित है? तो 26,750। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे झारखंड की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये देखेंगे। निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? कौन कौन सा नदी झारखंड में बहती है? मोर या मोराछी नदी बोलते हैं इसको, कनहर, गुमानी नदी भी बोलते हैं, तीनों नदी का है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, आरी इधर गढ़वा होते हुए निकल जाती है सोन नदी इधर से। सोन नदी का बहाव किस जिले में है? सोन नदी का बहाव किस जिले में है? आपका पलामू में है। पलामू होते हुए चला जाता है सोन नदी। यहाँ पे सोन नदी का बहाव जो बोलता है पलामू और गढ़वा दोनों में है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई देगा तो कोई भी चुन लीजिएगा, लेकिन ये दोनों में है। पलामू और गढ़वा दोनों क्षेत्र में सोन नदी बहती है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर गढ़वा और यहाँ पे पलामू और इधर से अमरकंटक से निकलती है और इधर होके जाके गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की है। ये कहाँ से निकलती है? पठार से निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये रांची पठार से। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? किस नदी का नाम दूसरा हिरण्यवाह भी है? तो इस सोन नदी को ही कहते हैं हिरण्यवाह नदी। ठीक है, और यार हम देखते हैं है शंख, मोर, सोन या स्वर्णरेखा। तो सोन नदी को ही क्या कहते हैं? हिरण्यवाह कहते हैं।
दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? पठार यहाँ पूछ दिया है, किस पठार से हुआ है दामोदर नदी का उद्गम? तो छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। आप लोगों को सबको पता होगा, लातेहार का टोरी से निकलता है दामोदर नदी। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो झारखंड में सबसे प्रवाहित होने सबसे लंबी नदी कौन है? तो दामोदर नदी है। निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम हुआ? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ हुआ? यहाँ चार के चारों ऑप्शन में नहीं है। ये कहाँ हुआ? लातेहार के टोरी में हुआ। कहाँ? टोरी में। टोरी रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ टोरी में हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिल जाती है? तो टोरी से निकल के कौन सा? दामोदर नदी और जाके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाता है। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सा नदी नहीं है? तो ये है औरंगा नदी, जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। गुमानी, कोनार और बराकर सब सहायक नदी है, औरंगा नदी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? तो ये देखते हैं, नक्शा के साथ देखते हैं। हम बोलता है निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? दामोदर नदी का प्रवाह कहाँ कहाँ से है? तो निकलता है कहाँ? लातेहार से निकलता है दामोदर नदी टोरी से। उसके बाद लोहरदगा जाता है, लोहरदगा के बाद रांची, रांची के बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद बोकारो, और बोकारो से गिरिडीह, और गिरिडीह से धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? धनबाद में दामोदर नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो कोनार नदी भी मिल जाती है धनबाद में, लेकिन ये वहाँ के जमुनिया नदी है धनबाद का, वो नदी मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगरी गांव से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है? तो उड़ीसा में कौन सी नदी प्रवेश करती है? अमानत नदी, रातो नदी, औरंग नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो कौन सी नदी है? तो स्वर्ण रेखा नदी। फिर देखिए, निम्न से कौन सी नदी छोटे नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगरी, नगरी से निकलता है, पिस्का नगरी से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है? कौन? स्वर्ण रेखा जाके कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर। निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कौन है? राढ़ू, ठीक है, कांची और खरकई। खरकई नदी है। फिर कांची नदी पर कौन सा प्रपात है आपका? दसम। राढ़ू नदी पर जोन्हा, ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बराकर नदी, बोल रहा है बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यहाँ पे बोला है छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक, रांची का पठार। तो कहाँ है ये? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर के पठार यहाँ पे है, होगा उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है कौन? बराकर नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? किस नदी का हुआ है? तो ये जो हुआ है वो बराकर नदी का हुआ है। तो बराकर नदी के बगल में ही आपका सोमेध शिखर जिसे बोलते हैं, पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। मैथन बांध किस नदी पर है? तो मैथन बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर मैथन बांध है। निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? तो छिन्नमस्तिका कहाँ है? ये दामोदर और भेड़ा पर है। देवड़ी में तो कोई नदी पर ही नहीं है,
चुटिया है तो देखिए करें चुटिया कहाँ है, रांची में है, तो एक ही बचा, कल्याणेश्वरी बचा, पराकर नदी पर कल्याणेश्वरी मंदिर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो ये उत्तरी कोयल है, वो किसका से निकलती है? बोलता है निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? तो अजय नदी नहीं है। अजय नदी तो आपको कहाँ से निकलती है? बिहार में मुंगेर से। नेक्स्ट है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? दक्षिणी जो कोयल नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो नगड़ी पहाड़ी तरफ से निकलती है, या पारसनाथ पहाड़ी, गूगल पहाड़, या नेतरहाट। तो कहाँ से निकलती है? तो ये जो निकलती है वो नगड़ी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन नहीं है? तो आपका इसमें से फल्गु भी हो जाएगा और कारो भी हो जाएगा, ये दोनों सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर इसका आंसर जो होगा, तो इसमें जो कारो नदी है ये सहायक नदी है, और कन्हार और फल्गु नदी जो है वो सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो दक्षिणी कोयल नदी जो मिलती है वो शंख नदी में मिल जाती है। निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से किसका होता है? तो कन्हार नदी का होता है। आगे बढ़ते हैं, कन्हार नदी किस प्रदेश में प्रवाहित होता है? कन्हार नदी कहाँ कहाँ प्रभावित होता है, किस किस राज्य में होता है प्रभावित कन्हार नदी? तो ये होता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, निम्न में से किस नदी की प्रमुख धारा को निरंजना कहा जाता है? तो निरंजना किस नदी की धारा कहता है? फल्गु नदी की धारा को निरंजना कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को अंतर सलीला या लीलांजन भी कहा जाता है? अंतर सलीला या लीलांजन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? फल्गु नदी की कहा जाता है। नेक्स्ट है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल वास्तविकता में जो है वो है हम लोग का चतरा जिला का सिमरिया प्रखंड से आप इधर लातेहार जाने के लिए रास्ता में चाहिएगा तो सिमरिया से 5 किलोमीटर की दूरी पर इधर दिखेगा, यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ होगा, यहाँ पर लिखा होगा फल्गु नदी का उद्गम स्थल। तो अगर एग्जैक्ट बोलिएगा तो सिमरिया प्रखंड के बेलगड्डा गांव में, कहाँ? बेलगड्डा गांव में है फल्गु नदी का उद्गम स्थल। लेकिन इसे बोला जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र बोला जाता है, तो उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार माना जाता है, लेकिन वास्तविकता में सिमरिया प्रखंड के बेलगड्डा गांव में है। नेक्स्ट है, बोधगया के पास फल्गु किस नदी में मिल जाती है? तो बोधगया के पास फल्गु नदी किस नदी में मिल जाती है? तो यह है मोहना नदी में मिल जाता है। निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? तो किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? तो फल्गु नदी में किया जाता है, जाके गया में लोग करते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? तो सकरी नदी का। निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रभावित होती है? कौन सी नदी बिहार झारखंड में होती है प्रभावित? तो फल्गु तो देखबे करते हैं, छोटा नागपुर से निकल जाके गया में मिलता है, सकरी और पुनपुन भी मिल जाता है। तो इसका तीनों हो जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? सकरी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? तो क्यूल, मोहना और मोरहर, ये तीनों है।
नेक्स्ट है, रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? से सुमांगंधी कहा गया है, सुमांगंधी। ठीक है। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हजारीबाग का पठार में पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? तो पुनपुन नदी को ही पूजा जाता है पवित्र नदी के रूप में। झारखंड की किस नदी को किक्कट एवं बमागधी नदी भी कहा गया है? झारखंड में किस नदी को किक्कट एवं बमागधी नदी कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो पुनपुन को ही कहा गया है। किक्कट एवं बमागधी नदी पुनपुन को ही कहा जाता है। पुनपुन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? पुनपुन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये गंगा नदी में मिल जाता है पुनपुन नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? पुनपुन की सहायक नदी कौन सी नदी है? तो ये है गर्धा और मोरहर। गर्धा और मोरहर दोनों नदी जा क्या है? पुनपुन की सहायक नदी है। और पुनपुन नदी जाके कहाँ मिलती है? गंगा में। झारखंड की कौन सी नदी सोन नदी के समांतर बहती है? कौन सा नदी सोन नदी के समांतर बहती है? तो पुनपुन नदी जो है सोन नदी समांतर बहती है, ये भी जाके गंगा में बहती है और सोन नदी भी गंगा में बहती है। चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल है। चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट है, पेरार, तिलैया, धरांजे एवं महाने किस नदी की धाराएं हैं? पेमार, तिलैया, धरांजे एवं महाने किस नदी की धाराएं हैं? तो ये चानन नदी की धाराएं हैं। पंचाने नदी झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रवाहित होती है? पंचाने नदी जो है झारखंड के अलावा किस राज्य में और बहता है? तो कहाँ बहता है? बिहार में बहता है। पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? पाट क्षेत्र के दक्षिणी, तो पाट क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? गुमला लोहरदगा वाला हो गया, गुमला लोहरदगा। और इसके दक्षिणी क्षेत्र से कौन सा नदी का उद्गम स्थल है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी कहाँ? लोहरदगा गुमला क्षेत्र में, और पश्चिमी सिंहभूम होते हुए निकलता है छत्तीसगढ़ तरफ, उड़ीसा की तरफ बहता है। शंख नदी नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर से किस नदी में विपरीत बहती है? बोलते हैं शंख नदी नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर में किस नदी के विपरीत बहती है? किस नदी के विपरीत बहती है? तो उत्तरी कोयल नदी के विपरीत बहती है शंख नदी। विपरीत क्योंकि उत्तरी कोयल नदी कहाँ चल जाता है? उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलते हुए से जाके पलामू गढ़वा होते हुए जाकर उधर निकल जाती है कहाँ? सोन नदी में। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बिहार के मुंगेर में अजय नदी का उद्गम स्थल है। अजय नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो तीनों ऑप्शन तो नहीं है, इसका ऑप्शन जो है वो देवघर और कहाँ? दुमका में अजय नदी बहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? अजय नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? तो ये जो सहायक नदी है ये पत्थरों और जयंती है। पत्थरों और जयंती, अजय नदी की सहायक नदी पत्थरों और जयंती है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? बोलता है निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ से कौन? मयूराक्षी नदी निकलती है त्रिकुट पहाड़ से, देवघर से। मयूराक्षी नदी बंगाल में प्रवेश कर किस में नदी में जा मिलती है?
तो मयूराक्षी नदी किस नदी में मिलता है? तो गंगा नदी में मयूराक्षी नदी बहता है, मिल जाता है जाके। मयूराक्षी नदी अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? यानी मयूराक्षी नदी का जो ऊपरी प्रवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो मोतीहारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी से मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? किस जो मयूराक्षी नदी जब त्रिकुट पहाड़ से निकलता है तो एक नदी से मिलता है, तो उस नदी से किस नदी से मिलने के बाद वो मोर के नाम से जाना जाता है? तो वही पूछ रहा है। तो भुरभुरी नदी से मयूराक्षी नदी मिलने के बाद मोर के नाम से जाना जाता है। टिपरा, पुसरो, भाभरी, दोना एवं धोवाई निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो जो है टिपरा, फुसरो, भाभरी, दोना, धोवाई ये सब मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है? तो मनसानजोर बांध बांधा हुआ है, इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कनाडा बांध? देखते हैं। किस देश के सहयोग से मनसानजोर बांध का निर्माण किया गया है? कनाडा के से निर्माण किया, इसलिए इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी में है? राजमहल की पहाड़ी में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गुमानी नदी में है। इसका कहाँ मिलता है? जाके गंगा में मिल जाता है। गुमानी नदी किस नदी में मिलती है? तो भी बताए, गंगा में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी गुमानी नदी की सहायक नदी है? गुमानी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? इसका जो सहायक नदी है बरहेत और मेरेल है। तो डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। मरहेत और मेरेल ये गुमानी नदी की सहायक नदी है। दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? दुधवा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो ब्राह्मणी नदी का होता है दुधवा पहाड़ी से। निम्न से बोलते कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है? ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी कौन सा है? तो गुमरो और एरो। गुमरो और एरो नदी जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। तो डी सही हो जाएगा। निम्न से कौन सी नदी गंगा से नहीं मिलती है? गंगा से कौन से नहीं मिलती है? कौन कौन सी नदी गंगा से नहीं मिलती है? ब्राह्मणी मिल जाता है, बांसलोई भी मिल जाता है, गुमाने भी मिलता है, और ये औरंगा नदी जो है गंगा से नहीं मिलता है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बांसलोई तो बांस पहाड़ी से निकलता है बांसलोई, और जाके गंगा में नदी मिल जाता है। निम्न में से कौन सी नदी महुआ टाँड़ क्षेत्र से निकलती है? महुआ टाँड़, महुआ टाँड़ कहाँ है? महुआ टाँड़ के बगल में कौन सा है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, तो बूढ़ा घाघी नदी निकलेगा। और बूढ़ा घाघ नदी पर भी यही है आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लोहरदगा में है। औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लोहरदगा में है औरंगा नदी। निम्न से कौन सी नदी औरंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? औरंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? घाघरी है, नाला है और गोवा भी है, लेकिन जमुनिया है, ये कहाँ बहती है? आपके धनबाद में। निम्न से किस नदी का उद्गम स्थल चतरा जिला है? तो किसका चतरा जिला है? अमानत नदी का चतरा जिला में है। निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? अमानत नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है जो अमानत नदी की सहायक नदी है? तो ये है जिंजोई, माइला और खेरा, ये तीनों नदी है, ये सहायक नदी है। किसका? अमानत नदी की सहायक नदी कौन कौन है? जिंजोई, माइला और खेरा, ये तीनों नदी सहायक नदी है। तो निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नहीं है? तो गुमरो अमानत नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन कौन है? सलाही, जमुनिया, पाटन। तो यहाँ पे एक जमुनिया भी अब यहाँ आ गया,
ये जमुनिया तो आपका धनबाद से निकलता है, तो ये भी सहायक नदी नहीं है और ये भी नहीं है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है? मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है? कहाँ कहाँ बहती है? तो ये बिहार में बहती है मुहाने नदी। तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तिलैया कहाँ है? कोडरमा में है, कोडरमा में होगा। पूछ रहा है वह नदी रांची के नगरी प्रखंड के पास से निकलती है। कौन सी नदी रांची के नगरी प्रखंड के पास से निकलती है? हरमू नदी। हरमू नदी तो जानबे करते हैं, आजकल नाला बन गया है, नेता लोग तो नाला बना दिए इसको। निम्न में से किस नदी की सहायक नदी हरमू नदी है? हरमू नदी किसका सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा का। आजकल नाला बन गया है, सारा नाला का पानी चल जाता है स्वर्ण रेखा में। निम्न में से कौन सी नदी रांची जिले के तमाड़ इलाके से निकलती है? रांची जिले के तमाड़ इलाके से कौन सी नदी निकलती है? तो कांची नदी निकलती है। इसी पर दसम फॉल है। निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र बुंडू तमाड़ क्षेत्र है? किस नदी का उद्गम क्षेत्र बुंडू तमाड़ क्षेत्र है? तो तजना। तजना नदी का जो क्षेत्र है कहाँ है? इनमें से किस नदी का उद्गम क्षेत्र बुंडू तमाड़ में? तजना नदी का उद्गम क्षेत्र बुंडू तमाड़ में है। तजना नदी किसकी सहायक नदी है? तजना नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कारो नदी की सहायक नदी है तजना नदी। किस नदी के किनारे खुट्टी में असुर सभ्यता का अवशेष पाया जाता है? किस नदी के किनारे खुट्टी में असुर सभ्यता का अवशेष पाया गया है? यह है तजना नदी के किनारे ही खुट्टी में अवशेष पाया गया है असुर सभ्यता का। रोरो नदी का उद्गम किस जिले में होता है? रोरो नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी रोरो नदी की सहायक नदी है? रोरो नदी की सहायक नदी कौन है? तो जमीरा नदी जो है रोरो नदी की सहायक नदी है। जमीरा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जमीरा नदी के तट पर चाईबासा बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के क्योंझोर के बीच सीमा बनाती है? बोल रहा है कौन सी नदी झारखंड के कोल्हान क्षेत्र और उड़ीसा के क्योंझोर के बीच सीमा बनाती है? तो ये जो है वैतरणी नदी है। ठीक है, वैतरणी नदी ही झारखंड उड़ीसा का सीमा बनाता है। सिंहभूम की पहाड़ियाँ निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? सिंहभूम की जो पहाड़ियाँ है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल? सिंहभूम की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है? तो वैतरणी निकलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी कोल्हान क्षेत्र से निकलती है? कोल्हान क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? तो कोल्हान क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? आंसर में तो दे दिया हुआ है, लेकिन इसका जो निकलेगा इस शंख नदी निकलेगा कि लोहरदगा और गुमला होते हुए जो निकल के कहाँ उत्तरी क्या पश्चिमी सिंहभूम में घुसता है और पश्चिमी सिंहभूम कहीं बोला जाता है आपका कोल्हान क्षेत्र। और देव नदी जो है इसको दामोदर नदी को देव नदी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, पुनपुन भी नहीं होगा आपका और बराकर भी नहीं होगा, तो होगा क्या? शंख नदी ही होगा। निम्न में से कौन सी देव नदी की सहायक नदी है? देव नदी की सहायक नदी कौन है? कोनार है। दामोदर नदी की सहायक नदी बोलिए, देव नदी को ही दामोदर नदी बोलते हैं। ठीक है, फुलगारा नदी किसकी सहायक नदी है? फुलगारा नदी किसकी सहायक नदी है? तो देव नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी सारंडा के दक्षिण पूर्व से निकलती है? सारंडा के दक्षिण पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो कायना नदी निकलती है। कायना नदी सारंडा के दक्षिण पूर्व से कायना नदी निकलती है।
निम्न में से कौन सी नदी कायना नदी की सहायक नदी है? कायना नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? तो यह है दक्षिण कोयल नदी जो है कायना नदी की सहायक नदी है, यानी कि दक्षिण कोयल में कायना नदी मिल जाता है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी झारखंड के किस जिले से प्रवाहित होती है? तो ये आपका झारखंड हो गया। इधर सोन नदी बहती है और इधर से गंगा नदी बहती है। कहाँ से? संथाल से, साहिबगंज क्षेत्र से। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर बहती है? तो धनबाद जिले से कौन सी नदी बहती है? स्वर्णरेखा तो होगा नहीं, शंख नदी तो होगा नहीं, अमानत भी तो होगा नहीं, तो होगा कौन? कोनार नदी। निम्न में से कौन सी रांची की प्रमुख नदी है? रांची की प्रमुख नदी कौन सा है? झुमार नदी, देख रहे हैं। जमशेदपुर की प्रमुख नदी कौन सी है? तो खरकाई नदी है जमशेदपुर। स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के बगल में ही बसा हुआ है जमशेदपुर आपका। नेक्स्ट है गुमानी, बांसलोई, पालसी एवं ब्राह्मणी नदी किस जिले की प्रमुख नदियां है? तो किस जिले में है? ये सब बांसलोई, गुमानी, पालसी सब कहाँ है? जहाँ गंगा मिलता है तो कहाँ है? पाकुड़ में। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? पंचघाघ कहाँ पे है? तो खूंटी में है पंचघाघ। नहीं होता है घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में है? घड़घड़िया जलप्रपात तो लोहरदगा में घड़घड़िया जलप्रपात है। घड़घड़िया जलप्रपात कहाँ है? लोहरदगा में। इनमें से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा है? हिरनी जलप्रपात। पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा है? हिरनी जलप्रपात है। ठीक है। मिर्चैया जलप्रपात स्थित कहाँ है? तो मिर्चैया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, पलामू दिया है, क्योंकि पलामू से लातेहार कट के बना है, तो जिसका जो हो जाएगा ये गारू में है। गारू एक स्थान है, वहाँ लातेहार के गारू में है। लातेहार के गारू से निकलता है कौन सा जलप्रपात बनता है? मिर्चैया जलप्रपात। कहाँ? लातेहार के गारू में। पलामू से कटकर बना है, इसीलिए पलामू दे दिया है ऑप्शन में, लातेहार होगा। ठीक है। गढ़वा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? गढ़वा जिले में कौन सा जलप्रपात है? कौन सा है? सुखदारी जलप्रपात है। लोधा तो आपको लातेहार में, मिर्चैया तो भी लातेहार में, राढ़ू तो आपका यहाँ हो जाएगा रांची। मनसानजोर बांध किस नदी पर स्थित है? मनसानजोर बताए थे अभी, मयूराक्षी नदी पर, इसको कनाडा बांध भी बोलते हैं। उसरी जलप्रपात किस जिले में है? तो कहाँ है उसरी जलप्रपात? गिरिडीह में है। निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे और गिर जाता है? होता है वह कौन सा जलप्रपात, उसका विशेषता है कि पहले पानी जो होता है ऊपर ओर से उठता है फिर नीचे गिर जाता है, तो कौन सा है? तो ये जो है आपका उसरी नदी ही है। ठीक है, उसरी नदी की विशेषता है ऊपर पानी से गिरता है ऊपर से, फिर ऊपर उठता है, फिर ऊपर कट के फिर नीचे होकर बहने लगता है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर राढ़ू नदी पर स्थित है? रांची पुरुलिया मार्ग पर, ठीक है, राढ़ू नदी पर स्थित है। तो राढ़ू नदी पर कौन है? जोन्हा प्रपात है राढ़ू नदी पर। जोन्हा बोलता है, जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो गौतम धारा। मान्यता है कि यहाँ गौतम बुद्ध यहाँ पे आके स्नान किए थे, इसलिए इसका गौतम धारा भी बोलते हैं। दसम जलप्रपात निम्न में से किस मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो कहाँ है? रांची जमशेदपुर मार्ग में है दसम जलप्रपात, कांची नदी पर है, रांची जमशेदपुर मार्ग में। निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची
बोला निम्न से कौन सा जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात है, कांची नदी पर तो दसम है, कांची नदी पर दसम जलप्रपात है। ठीक है, बोलता है कौन सा जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खुट्टी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो पंचघाघ। पंचघाघ जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खुट्टी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ कौन सी नदी पर है, तो राढ़ू नदी पर है। सॉरी, बूढ़ाघाघ आपका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। बूढ़ाघाघ नदी पर ही है। बूढ़ाघाघ का है, बूढ़ाघाघ नदी पर ही है। यहाँ पे उत्तरी कोयल भी नहीं होगा। यहाँ राढ़ू तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका जोन्हा कांची में दसम हो जाएगा, और गुमानी तो आपका संथाल तरफ पड़ता है, तो उत्तर कोयल बचेगा यहाँ पर। तो उत्तर कोयल तो नहीं है। जो बूढ़ाघाघ है वो बूढ़ाघाघ नदी पर ही है। ठीक है, तो इसका आंसर बूढ़ाघाघ ही होगा। अगर इन चारों में से चुना होगा तो ये होगा, लेकिन बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ाघाघ नदी पर ही है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। उसकी ऊंचाई कितना है, उसका ऊंचाई कितना यहाँ मीटर में दिया हुआ है, और फीट में आप लोग सब लोग जानते हैं। फीट में कितना फीट, 450 फीट है। 450 फीट हर किताब में पढ़ते होंगे, लेकिन मीटर में कितना है, तो 137.16 मीटर होता है 450 फीट का। तो इसका आंसर हो जाएगा 138 मीटर। लोधा जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है, तो बूढ़ाघाघ का ही नाम है लोधा जलप्रपात। शुक्लद्री बोलता है शुक्लद्री जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शुक्लद्री जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है, तो कन्हर नदी पर है। शुक्लद्री जलप्रपात जो है वो कन्हर नदी पर स्थित है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बोल रहा है झारखंड का सबसे दूसरा है बूढ़ाघाघ सबसे पहला, और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कौन सा है, तो हुंड्रू है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो हुंड्रू कहाँ है, रांची में है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, तो कौन सा, हुंड्रू है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग मीटर में पूछ रहा है, यहाँ पे मीटर में कितना है, तो हम लोग सब जानते हैं 243 फीट है। और 243 फीट का अगर मीटर में निकालिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन में इसका नहीं है। ऑप्शन में निकालिएगा तो 74.066 मीटर होगा। ठीक है, और फीट में 243 फीट है, और मीटर में 74.066 मीटर होगा। ठीक है, मीटर में चारों ऑप्शन गलत है। मीटर में 74.066 मीटर, और फीट 243 फीट है। ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई जो होगा 243 फीट और 74.066 मीटर। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में नहीं है, तो चित्रकूट नहीं है। सीता तप का रांची में ही है। कांती हिरनी भी है। जुमनी नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है। जुमनी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो घाघरी जलप्रपात है। घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो रांची में ही है। निम्न में से किस जलप्रपात का आकार सर्प रूप में सांप जैसा इसका आकार है। किस जलप्रपात का आकार जो है तो सांप जैसा है, तो सदनी जलप्रपात का। ठीक है,
सदनी जलप्रपात किस जिले में है? सदनी जलप्रपात किस जिले में है? तो गुमला नदी में सदनी जलप्रपात है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है? शंख नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो शंख नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो सदनी। अपर घघरी एवं लोअर घघरी जलप्रपात किस जिले में है? तो ऑप्शन में नहीं है। ये कहाँ है? नेतरहाट में है। नेतरहाट कहाँ है? लातेहार। तो लातेहार जिला में है, लातेहार के नेतरहाट में है। ठीक है, तो लातेहार होगा। पलामू दे देता है क्योंकि पलामू से ही कट के लातेहार बना है। निम्न में से कौन सा गर्म जल का झरना है? तो तातापानी गर्म झरना है। सतबहिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? सतबहिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये गढ़वा में आपका है सतबहिनी जलप्रपात। निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है? डिमना सबको पता है, डिमना जमशेदपुर में है। मसानजोर बांध की ऊंचाई 47 मीटर और लंबाई कितना है? मसानजोर का जो बांध है उसकी ऊंचाई 47 मीटर है, लेकिन लंबाई कितना है? लंबाई 640 मीटर लंबा है। ठीक है, मैथन बांध का निर्माण 1958 में किस नदी पर किया गया था? तो मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? इसका अर्थ है बराकर नदी पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बराकर नदी पर। ठीक है, बराकर नदी पर किया गया था। नेक्स्ट है, मैथन बांध की ऊंचाई 56 मीटर तथा लंबाई कितना है? मैथन बांध की ऊंचाई जो है 56 मीटर है और लंबाई कितना है? लंबाई 4357 मीटर है। मैथन बांध की ऊंचाई 56 मीटर और लंबाई 4357 मीटर है। मैथन बांध किस जिले में स्थित है? मैथन बांध किस जिले में स्थित है? तो बोकारो में है मैथन बांध। मोती झरना किस जिले में बोल रहा है? मोती झरना किस क्षेत्र में अवस्थित है? मोती झरना किस क्षेत्र में है? तो मोती झरना कहाँ है? आपको पता होगा, संथाल पर का नाम मोती झरना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नदी घाटी परियोजना। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, घंटी जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड।